गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 12 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग डिस्कशंस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलरली उसी चीज़ को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन फ्रंट पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया है आज द हिंदू में। तो जब देखते हैं फर्स्ट वन, यहाँ पे पहला जो फ्रंट पे न्यूज़ है ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा टोटल मिलाकर के 2600 करोड़ इंसेंटिव्स देने की बात की गई है, जिससे कि बैंक का प्रमोशन हो सके और बैंक जो है बैंक का डिजिटलाइजेशन हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि रूरल एरिया हो एंड ग्रामीण एरिया में, जो कि क्या है ना कि उसका जो डेवलपमेंट है वो डिजिटली नहीं हो पाया है, और उसी को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। टोटल मिलाकर कितना 2600 करोड़ रुपये, ताकि ऑनलाइन सारा चीज़ हो सके, जिसमें कि रुपए कार्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कि जिस तरह से रुपए कार्ड इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो कैरेज बढ़ा है, और उसके बाद एक करके यूपीआई है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये चीज़ बताया गया जो हमारे देश के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ अभी इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया बैंक को, उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। आप देखिए यहाँ पे सेकेंड वन न्यूज़ जो है ये अभी रिसेंटली जो 83rd ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी में जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगनदीप धनखड़, उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी रिसेंटली जितने भी क्या होते हैं लॉ बनते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसके बाद जाकर के जो जुडिशरी है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, मतलब चेक एंड बैलेंस के रूप में। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है कि देखिए पार्लियामेंट को चाहिए सॉवरेनिटी को फॉलो करना, जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस की पवित्रता है उसको मेंटेन रखें, और जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट है या जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका मेन मोटो क्या होना चाहिए, उसको चेक एंड बैलेंस करना, ना कि जो एक एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे अभी जो 83rd प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑफिसर्स का, उसी में इनके द्वारा ये बताया गया, और इसमें ये इस पर भी बात की गई कि किस तरह से जजेज का जो नियुक्ति होता है जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, उस पर भी बातचीत की गई है, और ये बताया गया कि किस तरह से जो हमारा देश है उस पर कहीं ना कहीं सबका अपना अपना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो या एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेट हो। तो इसी को लेकर के ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है किस तरह से हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, और इसको हम लोग आगे बढ़ावा दे सकते हैं। और इसमें एनजेएसी का बात भी किया गया है। एनजेएसी के बारे में बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली एनजेएसी जो है फर्स्ट टाइम 1973 जो केशवानंदन भारती केस आया था उसी में आया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद जाकर के फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, उसके बाद जाकर के यूनियन टेरिटरी, जो भी मतलब टेरिटरी है इंडिया की, ये सब चीज़ की बात की गई है। तो इसी को लेकर के फर्स्ट वन जो एनजेसी का एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो ये कब लाया गया था, ये 1973 में लाया गया था, और उस समय से, ठीक है, अब अभी तक में कोई इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इस पर किसी तरह से अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हो और जो जुडिशरी है वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई, इस सब को लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई है। अब देखिए जब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल आर जो मूवी था उसके जो नाटू था उनको गोल्डन ग्लोब का प्राइज प्रोवाइड किया गया, जो कि एक एशियन, ठीक है, एशियन लेवल पे एक बेस्ट फिल्म अवार्ड से
नामित किया गया। इसमें जो है जो कंपोजर्स थे, ठीक है, म्यूजिक के कंपोजर, उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद लेकर के ये बताया गया ओरिजिनल सॉन्ग एस राजमौली, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड थे तेलुगु फिल्म RR यानी RRR। तो अभी क्या था ना कि 80 गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रोवाइड करने के बाद और इसके बाद जाकर के ये नाटू नाटू को ये चीज़ प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, पर्टिकुलरली ये पिक्चर्स जो है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट मूवी है ना। इससे पहले अभी तक में 1944 के बाद ये सेकेंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है जब किसी इंडियन मूवी को इस तरह से गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रोवाइड किए गए, ठीक है। किनको प्रोवाइड किए गए? नाटू नाटू को। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। पर्टिकुलरली इस न्यूज़ की जब बात करते हैं, ये देखिए अभी दिल्ली में पर्टिकुलरली क्या होता है कि दिल्ली में जो सेंटर है और स्टेट है उसके बीच खींचातानी चलता रहता है और इसी को लेकर के जो वहाँ के जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ये बताया गया कि क्या है ना कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है और सबका अपना पावर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपना पावर है कि वो अपने डिपार्टमेंटल पे वर्क कर सकते हैं, यानी कि किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसका, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे एक गलत आरोप लगाया जाता है, ये मतलब जो वहाँ के जो गवर्नमेंट में अभी पार्टी रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा ये चीज़ बताया जाता है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी पे कोई बाय फोर्स किसी चीज़ को इम्पोज करें। इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है। देखिए जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो अभी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, तो अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये आपका दिल्ली से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली दिल्ली में जो वाटर का, ठीक है, वाटर जो कि पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, ठीक है, उनको साफ़ सफाई किस तरह से रखा जाए और प्रत्येक जगह पे, ठीक है, किस तरह से एक प्योर वाटर पहुंचाया जाए। तो इसी को लेकर के है जो वाटर ये जो स्कीम्स था वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो पेंडिंग था, इसको लेकर के अब एक बिल पारित किया गया है और अगले वीक तक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस बिल को पास कर लिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट में वहाँ जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा ये बताया गया है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो ये अभी रिसेंटली बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर में क्या हुआ कि जो वहाँ के फार्मर्स थे, ठीक है, जो वहाँ के बिहार में जो बक्सर में फार्मर्स थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था कहाँ पे, सतलज रिवर पे। तो जो सतलज रिवर पे प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट का नाम था सतलज जल विद्युत निगम पावर प्लांट के द्वारा वो चीज़ किया जा रहा था। तो क्या था ना कि सतलज रिवर के आसपास नियरेस्ट से जो घर था उसको क्या है ना कि मतलब घर नहीं था, वहाँ पे जो खेत था तो वो भी प्रभावित हुआ। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा उस भूमि को अधिग्रहण किया गया, मतलब भूमि को ले लिया गया और उसके लिए उसको कुछ पैसे दिए गए। इससे जो वहाँ के फार्मर्स थे, ठीक है, वो खुश नहीं थे जितना उसको कंपेंसेशन दिया गया, मतलब जितना उसको देना चाहिए मुआवजा उतना नहीं मिल पाया। तो इसी को लेकर के वो लोग पिछले 85 डेज से क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। जब 85 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और जा कर के क्या हुआ ना कि पुलिस के द्वारा, ठीक है, 86 डेज, ठीक है, 86वां दिन वो जा कर के क्या किए, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके फैमिली मेम्बर के, अब देखिए ये क्या है ना कि ये ब्लेम लगाया जा रहा है जो भी है, ठीक है, जो मतलब न्यूज़ में बताया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरह से अपने बारे में मतलब अपने से कुछ ओपिनियन नहीं है, जो न्यूज़ में बताया जाए उसी चीज़ को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली उसके द्वारा ये ब्लेम लगाया जाएगा कि गवर्नमेंट जो पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस के द्वारा क्या किया गया, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उसको जाकर के बाय फोर्स उसको क्या किया गया, पीटा गया और वुमेन्स पे कहीं ना कहीं अत्याचार किया गया, मतलब उस तरह से जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसको पिटाई किया गया जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक वीडियो भी वहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे रिलीज हुआ था, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके लेकर के जो फार्मर्स थे जो आंदोलन कर रहे थे, है ना, तो वो क्या किए, वहाँ पे काफ़ी उग्र आंदोलन कर दिए,
जिसके कारण टोटल मिला करके ऐसा, तो टोटल मिला के ऐसा अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है कि टोटल मिला के 10 पुलिसमैन, ठीक है, 10 पुलिसमैन और 6 जो है फार्मर पूर्णतः घायल हो गए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। और देखिए क्या है ना कि ये 10 जनवरी के रात की मिडनाइट की घटना बता रहा है कि मतलब जो वुमेंस के और चाइल्ड के साथ इस तरह से गलत व्यवहार किया गया, मतलब गलत बदसलूकी से पेश आया था पुलिस इसके अगेंस्ट में, ठीक है। और जो ये है टोटल मिलाकर कितना पावर प्रोजेक्ट है, कौन सा पावर प्रोजेक्ट, सतलज जल विद्युत निगम जो पावर प्रोजेक्ट है, टोटल मिलाकर के 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की बात की गई थी। और टोटल मिलाकर के कितना है, देखिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के अभी जो पटना से इसका जो दूरी है 140 है ना किलोमीटर बताया जा रहा है। उसके बाद जाकर के ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो पर्टिकुलरली अब देखिए इसमें क्या अब गवर्नमेंट इसका जो कंपनसेशन है क्या उसको एक्सेप्ट करती है या इस तरह से अभी भी ये आंदोलन चलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात न्यूज़ में पब्लिश किया गया। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं, अभी देखिए ये अफस्पा, ठीक है, अफस्पा के बारे में अभी वहाँ पे जो असम है, अफस्पा क्या है, एक तरह से एक्ट है, कानून है, जो कि जहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया रहते हैं वहाँ पे अफस्पा लॉ इम्पोज किए जाते हैं। इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत क्या होता है कि वहाँ पे कोई इस तरह से ज़्यादा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के कभी भी वहाँ पे क्या हो सकता है, आंदोलन हो सकता है ना, कभी भी आंदोलन हो सकता है। तो इसको लेकर के क्या है ना कि एक पावर दिया जाता है आर्म को, ठीक है, जो आर्म फोर्स होते हैं, फोर्सेस, ठीक है, उनको एक पावर दिया जाता है। यदि इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट जान से मार सकते हैं अगर वो आपके जो निर्देश हैं, डायरेक्शंस है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। और पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि जो CRPC है, मतलब धारा है 144, ठीक है, उसको इम्पोज किए हुए रहता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ के जो वुमेन्स हैं, पर्टिकुलरली ये असम हो गया, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, पर्टिकुलरली असम हो गया, जहाँ पे सेंसिटिव है ना, असम हो गया, उसके बाद और भी उधर का अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सब एरिया में ये सब रूल इम्पोज है अफस्पा, है ना। तो इसी को लेकर के वहाँ की वुमेन के द्वारा ये अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इसको हटा लिया जाए, ताकि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है। इसको लेकर के क्या होता है, जो विदेशी निवेशक होते हैं, ठीक है, अदर कंट्री से, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कभी भी मूवमेंट हिंसा हो सकता है और जो हमारा मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा प्रोटेक्शंस किए जा रहे हैं कि इसको हटाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। और देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 197 है इसकी बात की गई है, जिसमें जो कि CRPC के इसी के लेकर के यहाँ पे सारा चीज़ बात किया गया कि 1958 में ये एक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं, अभी रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके द्वारा जो MP में चल रही थी क्या चीज़, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहे थे इंदौर में, ठीक है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि जो MP हैं, पर्टिकुलरली पहले किस राज्य में काउंट होते थे, बीमारू, ठीक है, बीमारू राज्य में काउंट होते थे, यानी कि इसका जो स्थिति था अच्छा नहीं था। पर्टिकुलरली जब बात करते हैं इसका GDP पहले ये सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे पहले 3.6 था और इसको बढ़ा करके 4.6 हो गया हमारे कंट्री के GDP में, ठीक है। और अभी इसका अच्छा स्थिति आ गया। और ऐसा जो है अब जो PLI स्कीम है, ठीक है, PLI स्कीम के तहत इसका जो इंसेंटिव वर्थ है अब इसको बढ़ा करके कितना दे दिया गया, इसको 2.5 लाख करोड़ प्रोवाइड किया गया। इससे क्या है ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो MP में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एक एडवांटेज है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इस तरह से ये चीज़ बता रहे थे, क्या चीज़ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स को संबोधन कर रहे थे कौन, प्राइम मिनिस्टर्स। कहाँ पे, तो इंदौर में, मध्य प्रदेश का जो एक सिटी है इंदौर, वहाँ पे ये चीज़ समिट को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं ये चीज़,
ठीक है, यहाँ पे DPR डिटेल प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी देखिए आपको पता होगा एक स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट, स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में क्या है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए स्कीम जब बात करते हैं, स्कीम दो टाइप के गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना, एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंटर सेक्टर स्कीम में 100% जो मनी होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करने की पैसा की बात होती है, पूरा टोटल खर्च कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, 50% या 70%, वो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, सब स्टेट का अपना अपना एक अथी होता है, क्राइटेरिया होता है। और मान लीजिए कि बिहार है, तो देखिए यहाँ पे आप कुछ पैसा जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो अभी जो है ये हो गया सेंटर स्कीम के बारे में, सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे स्वदेश दर्शन जो है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्वदेश दर्शन में क्या हुआ, स्वदेश दर्शन का प्रोजेक्ट क्या है कि जो भी टूरिज्म प्लेस है, चाहे किसी भी स्टेट्स में हो, ठीक है, वो अगर उसका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं 3 टूरिज्म प्लेस का अगर कनेक्टिविटी एक साथ है और वो प्रोमिनेंट है, तो उसको कनेक्ट करने की बात की गई है। और कनेक्ट करके अगर मान लीजिए कि कोई अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आता है, सपोज कीजिए यहाँ पे जयपुर है ना, जयपुर है, अब जयपुर है, इसी रूट में दूसरा भी जैसे कि अब मान लीजिए कि जोधपुर है, उसके बाद जाकर के आगे चल के हम चलते हैं अजमेर है ना, तो ये सब मान लीजिए एक रूट में है, तो इसको कनेक्ट करने की बात की गई है। तो इसी तरह से ये हो गया, इसी को मतलब स्वदेश दर्शन, ताकि अगर कोई यहाँ पे अगर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो इसका इच्छा करे यहाँ पे भी घूम ले, इसका यहाँ पे घूम ले। इस तरह से क्या होगा, रिवेन्यू कलेक्शंस होगा, यहाँ का जो पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू कलेक्शंस होगा, है ना। और जो विजिटर्स हैं, जो घूमने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सही एक तरह से डायरेक्शंस मिल पाएगा। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि केरला में भी ये स्कीम्स को, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी के तहत एक जो है ये बायपोर बोट, ठीक है, एक बायपोर बोट प्रोवाइड किया गया, जिसको कि GI टैग के लिए अप्लाई किया गया है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जो टूरिज्म जो है, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोशंस के लिए, है ना। और इस तरह से ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो चीज़ सबमिट किया गया है स्वदेश प्रोजेक्ट दर्शन के लिए। तो ये बायपोर एंड इसको इसमें इंक्लूड किया गया इस प्रोजेक्ट में, किसको, तो बायपोर बोट को। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं आगे न्यूज़ की, ये है गोदावरी ईस्टरी की बात की गई है। यहाँ पे जो है स्कीमर के बारे में बात किया गया है कि ये क्या है ना कि एक प्राइम हैबिटेट है, और ये जो है पर्टिकुलरली कहाँ पे पाया गया है, गोदावरी ईस्टरी में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ दिन पहले इसको कहाँ पे, किस लिस्ट में, ये जो है पर्टिकुलरली IUCN के, ठीक है, IUCN यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। इसी को लेकर के ये चीज़ बात की गई है। और एशिया में जो ये स्कीमर है पर्टिकुलरली गोदावरी ईस्टरी में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसको एशियन जो सेंसस है 2023 के लिए इसको काउंटिंग किया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। टोटल मिला करके देखिए 250 इंडियन स्कीमर्स जो साइट हैं पर्टिकुलरली जहाँ पे ये कॉरिडोर का कोरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवेलेबल है, गोदावरी के इस सेंचुरी में। तो इसी को लेकर के ये बात की गई। अब देखिए यहाँ पे वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई जो अब यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पे, केरला के कन्नौर में। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बात की गई कि किस तरह से हम लोग इसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हम लोग का शेड्यूल 2 की जब बात करते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस की बात की गई है, जिसमें कि स्पीसीज जितने भी हैं पर्टिकुलरली जो
इंजेंडर्ड कैटेगरी में है, इसको लेकर के 2017 में और उसके बाद 2018 में जो वाइल्ड लाइफ। देखिए यहाँ पे अब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है किससे रिलेटेड, प्री टर्म बर्थ और स्टील बर्थ से रिलेटेड है। अब देखिए फर्स्ट वन हम लोग जानते हैं कि प्री टर्म बर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टील बर्थ क्या होते हैं। तो देखिए जब हम प्री टर्म की बर्थ की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली प्री टर्म कहता है जब कोई, पर्टिकुलरली जब कोई 37 वीक के बाद, 37 वीक के बाद तक, नहीं 37 वीक के पहले तक यदि वो अलाइव रहते हैं तो वो जो है अगर प्रेगनेंसी के कंप्लीट करने के 37 वीक से पहले तक यदि कोई अलाइव रहते हैं तो उसको प्री टर्म बर्थ में काउंट किए जाते हैं। और इस तरह से यदि 23rd वीक से पहले तक कोई अलाइव रहते हैं, कोई भी प्रेगनेंसी रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बर्थ, है ना। तो अब इसी को लेकर के है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए ये दो चैलेंजेज अभी जो कि हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब पर्टिकुलरली क्या है कि इसको लेकर के कोई भी ऐसा आप मोमेंट नहीं देखे होंगे, ठीक है, पिछले कई डिकेड से, ठीक है, कभी भी इस पर बात नहीं की गई है। चाहे नेल्सन मंडेला के द्वारा ऐसा बताया गया था कि देखिए इससे रिलेटेड कोई भी सोसाइटी में अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ कि इस तरह से जो अभी रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जो कि 10 जनवरी 2023 को, ठीक है, किससे रिलेटेड, चाइल्ड मोरलिटी और स्टील बर्थ से रिलेटेड। तो अभी तक इसको लेकर के सेफ गार्ड से लेकर के चाहे वो चाइल्ड के हेल्थ से पर्टिकुलरली कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। तो इससे क्या है ना कि जो स्टील बर्थ है और प्री टर्म बर्थ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में अभी देखने को मिलता है, और जिसके कारण जो यहाँ पे डेटा बताया गया है कि देखिए अभी तक में रिसेंटली जब हम बात करते हैं प्री टर्म बर्थ की और स्टील बर्थ की, तो यहाँ पे बताया है कि देखिए प्री टर्म बर्थ पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसा बताया जाए कि देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके 1.9 मिलियन स्टील बर्थ जो कि 2021 में हुआ था, और उसके बाद जा करके आगे चल के ये और बढ़ता गया। पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं 2000 इतना, ठीक है, 2,86,000 के आसपास जो कि डेट किए हैं। उसके बाद जा करके और भी बताया गया, देखिए अब प्री टर्म के बारे में बताया गया है कि टोटल मिला करके 2,67,565 ऐसे डेथ हुए हैं जो कि प्री टर्म बर्थ थे, ठीक है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट अभी फोकस नहीं कर पा रही है, ना ही किसी का इस पर ध्यान है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम लोग पीछे 2020 से भी इस पर एक बार कहीं ना कहीं डेटा का रिपोर्ट आया था, फिर भी हम लोगों ने इस पर फोकस नहीं किया था, ठीक है। और इसका जो जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली सभी को पता है, ठीक है, जो सॉल्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं जाने माने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि सबको पता है, ठीक है, कि जो मतलब मूवमेंट्स होती है उसको किस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, उसके बाद जाकर के उसको समय पे सारा चीज़ जितने भी चेकअप हैं वो करवाते रहें। तो सारे चीज़ को लेकर के यहाँ पे सब अवेयर हैं, फिर भी इस तरह से जो आइडेंटिफिकेशंस है, जो मैनेजमेंट रिस्क है, जबकि इसमें काफ़ी रिस्क रहते हैं, फिर भी इस पर फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है, जितना होना चाहिए, जिसके कारण ये जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, चाहे वो प्री टर्म बर्थ का हो या स्टील बर्थ का हो। इसी से लेकर के अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए अब जो है पॉलिसी जो अभी रिसेंटली 3rd वीक आने वाले जो 3rd वीक है 3 वीक के बाद क्या होगा, जो यूनियन बजट पब्लिश किया जाएगा, तो यूनियन बजट में इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बना के आना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी लेके आना चाहिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को, ठीक है, एक बार फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसमें जो हमारे जीडीपी का अभी तक में 2.5 टारगेट रखा गया था हेल्थ पे खर्च करने का 2025 तक, वो अभी भी जो कि अब मात्र 1.5% हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग को जीडीपी को ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हेल्थ पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसके लेकर के यहाँ पे राइटर के द्वारा ये सजेशंस दिया जाएगा है कि हम लोग हेल्थ को ज़्यादा लेकर के कंसर्न करें, है ना, क्योंकि अब जो है जीडीपी मान लीजिए हम अपने कंट्री का मात्र 2.5 जीडीपी क्या है ना कि हेल्थ पे
इन्वेस्ट करने की बात किए थे, ठीक है, खर्च करने की बात किए थे, और अभी 1.5 मात्र कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर के, हेल्थ कंसर्न को लेकर के, हमें आने वाले बजट में किस तरह से हम लोग एक पॉलिसी बनाएं ताकि इस तरह से जो प्री टर्म बर्थ है और स्टिल बर्थ है उस पर फोकस किया जा सके, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल्स लिखा गया है राइटर के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली चाइना और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस की बात की गई है, जो कि अफ़गानिस्तान में किसका रोल है, तालिबान का, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये बताया गया है कि देखिए चाइना जो है अभी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपना छवि बनाने के प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कामयाब भी हो गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ठीक है, उसके बाद जो भी नेबरिंग कंट्री है, रसिया हो। तो ये सब चीज़ भले ही मतलब रसिया अभी यूक्रेन वार से रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा हो, लेकिन चाइना अपना दबदबा बनाने का पूरे वर्ल्ड में प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में क्या है ना कि अफ़गानिस्तान, चाइना के द्वारा अफ़गानिस्तान को अप्रोच किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड के लिए कंसर्न्स का सब्जेक्ट है। और इस तरह से अफ़गानिस्तान में जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, जो तालिबानीज हैं, वो इस तरह से अगर इस तरह से करते हैं, ऑयल डील की बात की गई है कि ऑयल डील अगर होता है ये दोनों कंट्री में, तो आगे आने वाले दिन में इंडिया के लिए भी एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। और ये जो चाइना के, ठीक है, चाइना का जो एम है वो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं क्या करेगा, चैलेंज करेगा। अभी रिसेंटली जो सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान अगर हो जाता तो इन जो चाइना है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली जो इसका क्रिटिकल स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन से वार में इन्वॉल्व है, और इधर रिसेंटली जो यूएसए है, यूएसए इस पर कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर को बताया जा रहा है कि किस तरह से इंडिया को आने वाले दिन में एक अपना स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री है, इंडियन ओशियन में भी पिछले दिन आपने न्यूज़ में सुना होगा क्या कि उसके द्वारा एक अपना जो शिप है उसको उतारा गया था। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये सारी चीज़ राइटर यहाँ पे सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए इंडिया को, क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में बताया गया है कि और तालिबान से किस तरह से इंडिया को अपना जो रिलेशंस है उसको मेंटेन रखना चाहिए। और जो इकोनॉमिकली चाइना का अप्रोच है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि चाइना का मेन पॉलिसी क्या होता है, जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी बना लेना। जैसे कि पाकिस्तान को उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस अपने ऊपर डिपेंडेंसी कर लिया। अब कुछ भी डिसीजंस लेते हैं पाकिस्तान से तो वो क्या है ना कि चाइना के फेवर में ही लेते हैं, चाहे कभी भी हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि तालिबान को आगे लेकर के किस तरह से सोचना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फिर आने वाले दिन में जो अफ़गानिस्तान भी एक तरह से चाइना के कंट्रोल में हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए जब आगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो आगे ये वाला न्यूज़ है, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है, 4276 करोड़ मनी प्रपोज अप्रूव किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, ब्लास्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद कम्बैक्ट कैपेबिलिटीज आर्म फोर्सेस हैं, कहाँ पे, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे ये सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी तरह से कोई भी हथियार का कमी हो, किसी तरह से फाइनेंशियल कुछ भी चीज़ का ज़रूरत हो तो इससे हेल्प मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो इंडिया का जीडीपी है काफ़ी स्लो है, वो कितना है 6.6 रेशियो से परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है। कौन सा फाइनेंशियल है, 2023 का ये डेटा बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है आगे कि कैबिनेट के द्वारा स्कीम को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात की गई है। कितना रुपये, 2600 करोड़ रुपये की बात की गई है, जो कि रुपए पे हो, भीम यूपीआई हो, उसको प्रमोट किया जाए ताकि ये जो इंसेंटिव्स है इसका प्रमोशन हो सके सेल, कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस रुपए पे में यूपीआई के थ्रू फाइनेंशियल में, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट जो होते हैं उसको लेकर के यहाँ थर्ड कोऑपरेटिव नंबर्स प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जो कमेटी का एक्सटर्नल जो ये कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स
ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के मोदी है उसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था मल्टीपल सोसाइटीज के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली जो जो जोशीमठ, ठीक है, प्लेस है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, जो जोशीमठ टाउन है कहाँ पे, उत्तराखंड में, उसी को लेकर के बात की गई कि लैंड सिंकिंग जो हुआ था उसका क्या कारण था। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसमें देखिए क्या क्या स्टोरी है, कब तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं और कौन कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। एक वीडियो स्पेशल इसके लिए सेपरेट वीडियो रिलीज करेंगे, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। इस ये जो टॉपिक है इसको, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे एनटीपीसी का क्या है, ब्लेम एनटीपीसी पे लगा रही है, ठीक है, और उसके बाद कितना का प्रोजेक्ट था, ये सारे चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे। अब देखिए ये वाला न्यूज़ पर्टिकुलरली क्या है ना कि इसमें ये बात की गई है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, मतलब इंडोनेशिया इसका होस्टिंग किया था। उससे पहले कहाँ पे, इटली ने होस्ट किया था। और आने वाले दिन में यानी 2023 में, ठीक है, जो सितंबर में होस्ट करने वाले हैं, कौन करेंगे, तो इंडिया करेंगे, ठीक है। ये आपसे मे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पिछले साल को किसने किया था, इंडोनेशिया ने, उससे पहले कौन, इटली, और रिसेंटली कौन करने वाले हैं, इंडिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोई हेड क्वार्टर्स नहीं है, ठीक है, G20 का कोई हेड क्वार्टर्स नहीं होता है। जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होते हैं प्रत्येक साल, जहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं वही इसका हेड क्वार्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए एक तरह से हेड क्वार्टर्स कौन होंगे, इंडिया होगा, ठीक है। और इसका जो सारा चीज़ डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो प्रीवियस कंट्री होता है। मान लीजिए कि इंडोनेशिया पे ऑर्गेनाइज हुआ तो इंडोनेशिया इसको सारा चीज़ डायरेक्टिव करेगा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी को लेकर के जो पर्टिकुलरली ये हर्ष सिंघला है, ठीक है। हर्ष सिंघला कौन है, तो हर्ष सिंघला जो बात करते हैं, जो G20 समिट है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली अभी जो समिट होने वाले हैं इसमें इंडिया का क्या रोल होगा। इंडिया का पर्टिकुलरली क्या करेंगे, जो अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है पर्टिकुलरली, इसको एक पीस वर्ल्ड क्रिएट करना, मतलब कहने का अर्थ कि किस तरह से पीस एस्टेब्लिश हो सके, ये इंडिया का मेन मोटो रहेगा। और जो दोनों देश के प्रेसिडेंट हैं उनसे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आह्वान करेंगे और आने वाले दिन में पूरा वर्ल्ड एक तरह से पीस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ बताया गया इसके द्वारा, किसके द्वारा, हर्षवर्धन श्रृंखला के द्वारा, श्रृंखला है ना, जो कि G20 का जो समिट होगा उसके चीफ कोऑर्डिनेटर है। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली पिछले दिन हम बात किए थे भोपाल गैस लीक के बारे में, ठीक है, लीक के केस के बारे में। तो जो वहाँ के जो कंपनी थे, कौन थे, UCC, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो हम पे एक इम्पोज किया गया है, जो फाइन देने की बात की गई, कितना था, 500 करोड़ के आसपास, हम उसको देने में सक्षम नहीं हैं आगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह से जो डिसीजंस आया था 1918 में, ठीक है, 1989 में, तो उसको मेंटेन करें, ठीक है, उसको बरकरार रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि उसके अगेंस्ट है और हज़ारों, ठीक है, जो पीपल्स हैं उसकी जान गई थी। और इस तरह से उनका प्रोटेक्शंस करना एक जुडिशरी का एक राइट्स है, ठीक है, और इस तरह से ड्यूटी भी है ना, कि किस तरह से हम जो पब्लिक का वेलफेयर की बात करें, ठीक है। तो इसको लेकर के एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया जो UCC का एक तरह से डिसीजन, UCC का जो डिमांड था, इसी को लेकर के ये बात की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान से है कि राजस्थानी लैंग्वेज, ठीक है, अभी देखिए राजस्थान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है ना, हिंदी है। तो इसको लेकर के है कि राजस्थान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, राजस्थानी होना चाहिए। इसी को लेकर के अभी डिमांड चल रही है और आने वाले दिन में ऐसा वहाँ के जो आंदोलनकारी है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि बजट में, ठीक है, इस चीज़ पे बात की जाए और इसको राजस्थानी को क्या किया जाए,
ऑफिशियल लैंग्वेज राजस्थान की बनाया जाए, ताकि जो डिप्राइव्ड है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में डिप्राइव्ड रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, जो राजस्थानी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, उसको अपना पूरा हक मिल सके। इसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ बात की जा रही है कि बजट सेशन में आने वाले दिन में इसको अप्रूवल मिल सके। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे क्या है न्यूज़, ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूज़ उसी को हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है, ठीक है, वो कौन सा बुक है, यहाँ पे जो बुक का नेम है, ये बुक का है रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ओनली वॉन द फ्रीडम, ठीक है। क्या नाम है, रिवोल्यूशनरीज, किसके द्वारा लिखा गया है, संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, द रिवोल्यूशनरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया, संजीव सन्याल। ये कौन थे, तो ये जो है जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल के, उनके मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया। और इस बुक के बारे में यहाँ पे जो हमारे देश के होम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना, कि ये जो बुक लिखा गया है ये पर्टिकुलरली जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में जितने भी स्ट्रगल किए गए हैं उनके बारे में इसमें मेंशंस हैं। इसमें जो नॉन वायलेंस आंदोलन है, ठीक है, उस पर फोकस किया गया है इस बुक के अंदर, ठीक है। और पर्टिकुलरली इसमें जो पर्टिकुलरली सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, तो ये सब चीज़ के बारे में बात की गई, किस तरह से इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी की थी, किसके अगेंस्ट, अंग्रेज के अगेंस्ट, ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम पर्टिकुलरली इस न्यूज़ में, क्या है ना कि जो सीट्स होते हैं, ठीक है, सीट्स की क्वालिटी को लेकर के बात की गई है, किस तरह से हम लोग यदि सीट्स की क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और उसके प्रोडक्शंस के क्वालिटी को काफ़ी इन्हांस करते हैं, तो इस तरह से जो हमारा इंडिपेंडेंसी है किस पे, तो अदर कंट्री पे इंपोर्ट करने पे वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। ये कौन बता रहे हैं, ये कॉरपोरेशन मिनिस्ट्रीज के द्वारा यूनियन कैबिनेट में ये बताया गया कि हम लोग किस तरह से जो 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ हैं उसको किस तरह से प्रिक्योर कर सकते हैं, और इस तरह से जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशंस है एक स्टेट से अदर स्टेट कर सकते हैं, और दूसरे कंट्री पे जो इंडिपेंडेंसी है वो हमारा कम हो सके। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई कि हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शंस ऑफ क्वालिटी सीड्स को लेकर के बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ इतना ही था, अब पर्टिकुलरली अब कुछ न्यूज़ में बचा नहीं है जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। Thank you for listening and watching this video. Thank you.